दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रुनझुन। दीवार पर लटकी घड़ी ने एक बार फिर आवाज की तो मैं चौंक पड़ी। दोपहर के 1 बज चुके थे। इसका मतलब मुझको लैपटॉप पे लगातार टाइपिंग करते कोई 4 घंटे हो गए थे और अभी तक रुचि का क्लास प्रोजेक्ट बस आधा ही बन पाया था। मैंने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद की और अकड़ी हुई उंगलियों को सीधा किया। तभी गर्दन में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। हे भगवान, कहीं स्पॉन्डिलाइटिस वापस तो नहीं आ गया, सोचते हुए मैं डर गई। फिर अपने बेतरतीब झूलते बालों का जूड़ा बांधते हुए मैंने उस डर को झटक दिया। खाली पेट में भूख के मारे जो गुड़गुड़ हो रही थी उस पे से भी ध्यान हटा दिया। अभी और भी कितने ढेर सारे काम निपटाने थे। जमीन पर फैला सामान समेटना था, अलमारी से गिरे कपड़ों को करीने से वापस लगाना था और रुचि के 3 बजे स्कूल से लौटने के पहले लंच भी तैयार रखना था। लेकिन फिलहाल मैं ये सब सोचना नहीं चाहती थी। हथेलियों को कस के रगड़कर मैंने अपनी किरकिराती आंखों पर रखा और न जाने कहां से मुस्कुराहट मेरे होठों पे आ गई। रुचि ने कहा नहीं था मुझको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसको कभी कहने की जरूरत ही कहां पड़ती है। माँ हूं उसकी, जानती हूं कब उसको किस चीज की जरूरत है। बचपन में रात को ठंड की वजह से नींद खुले तब तक माँ रजाई उड़ा चुकी होती। पढ़ते पढ़ते जब थकती उससे पहले माँ चाय लेके हाजिर हो जाती। किसी क्रश के बारे में उनको बताती, इससे पहले माँ पूछ लेती थी, कौन है? तुम पहले से कैसे जान जाती हो? मैं पूछती तो माँ मुस्कुराकर कहती कि माँ बनेगी तो पता चल जाएगा। सच कहती थी वो। माएँ सचमुच पहले से ही जान जाती हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। रुचि बहुत दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थी। वैसे भी आजकल वो कुछ ज्यादा ही झुंझलाई और उकताई लगा करती थी। शायद उम्र के उस नाजुक दौर से गुजर रही थी जिसमें बच्चे अपने घोंसले से बाहर उड़ान भरने की पहली कोशिशें करने लगते हैं। आज सोचा कि उसके स्कूल से लौटने पर उसको सरप्राइज दूंगी। उसे भी तो पता चले कि उसकी माँ बेसन के गट्टे और गाजर का हलवा ही नहीं, साइंस के प्रोजेक्ट्स भी उतने ही अच्छे बना सकती है। ऐसे नहीं कॉलेज क्वीन का टाइटल मिला था मुझे। तभी डोरबेल बजी। मैं जल्दी से कुर्सी से उठी तो दर्द की तेज लहर बदन में दौड़ गई। लेकिन दरवाजा खोलते समय मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सामने रुचि खड़ी थी और फिलहाल वो मेरे पीछे लैपटॉप की स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रही थी। दरवाजे को बंद करते हुए मैंने रुचि की ओर देखा। लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी भी प्रोजेक्ट और उसके नीचे रुचि का नाम चमक रहा था। वो उसे एकटक देख रही थी। फिर जल्दी से लैपटॉप की तरफ बढ़ी और स्क्रॉल करके पढ़ने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ बांध लिए और उसको देखने लगी। सुबह कस के बांधी चोटियों में से एक का ब्लैक रिबन नीचे सरक आया था। सफेद शर्ट और नीली स्कर्ट के हाल बेहाल थे। बैग का एक स्ट्रैप फिर से ढीला होकर लटक आया था। मैंने मन ही मन नोट किया कि इस बार टांका और मजबूत लगवाना है। नोट यह भी किया कि जल्दी ही सुपर फास्ट स्पीड से कुछ खाना बनाना पड़ेगा। उसका सूखा चेहरा बता रहा था कि जोर की भूख लगी है। तभी उसने पलट के मुझको देखा। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और गोल चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। मैंने अचकचा के पूछा, क्या हो बेटा, ठीक नहीं बना क्या? उसने कंधे से बैग उतारकर सोफे पर पटका और झल्लाते हुए बोली, पता नहीं क्या क्या लिखा है मम्मा, ग्राफ और एनालिसिस वगैरह तो है ही नहीं। दीप्ति, संजय, ये सब लोग प्रोफेशनल लोगों से बनवाने जा रहे हैं, पर यहाँ तो। मैंने अपनी निराशा और उसके बात करने के तरीके पर आ रहे गुस्से को दबाते हुए उसको समझाने की कोशिश की। बताओ क्या चेंज करना है, मैं कर देती। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। डू यू इवन नो कि प्रोजेक्ट क्या होता है? लीव इट मम्मा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। आप तो कुछ खाने को दे दो बस। कुछ पल मैं बस यूं ही खड़ी रह गई, फिर किचन की ओर मुड़ गई। कोशिश थी कि मैं कुछ सोचूं ही नहीं ही अपने स्पॉन्डिलाइटिस के उभरते दर्द के बारे में और न ही अपनी बेटी की तलखी के बारे में। मशीन की तरह मैंने फ्रिज से खीरे, टमाटर, ब्रेड वगैरह निकालकर उसके फेवरेट सैंडविचेस की तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि रुचि ने इससे पहले कभी मुझसे बदतमीजी से बात न की हो या मुझ पर गुस्सा न किया हो, लेकिन आज उसकी कही बात मुझको गहरी टीस दे गई। क्या मेरी इतनी ही हैसियत थी मेरी अपनी बेटी की नजरों में? बड़े होते बच्चे खुद को माँ बाप से स्मार्ट क्यों समझने लगते हैं?
मुझे लगा जैसे कोई कांटा दिल में बहुत गहरे धंस गया हो। लेकिन ये तकलीफ अभी रुचि के लफ्जों की दी हुई नहीं थी, बल्कि एक भूली भटकी याद थी जो दर्द दे रही थी। क्योंकि ये लफ्ज तो वही थे जो कभी मेरे होठों से भी निकले थे। ये दर्द तो वही था जो कभी मैंने किसी अपने के दिल को पहुंचाया था। मेरी सबसे शुरुआती यादों में कोई चेहरा नहीं बल्कि आवाजें थीं। माँ बताती थीं कि जब मैं साल भर की भी नहीं थी तब भी उन्हीं खिलौनों से खेला करती थी जो चाहे तड़क भड़क वाले ना हो पर जिनमें से आवाज़ ज़रूर आती थी। गुड़िया या टेडी बेयर नहीं, वो लंबी नाक वाला जोकर मुझको अच्छा लगता था जो चाबी भरने पर मंजीरा बजाते हुए कमर मटकाया करता था। और वो लाल रंग का गोलू मोलू जो धक्का देने पर ट्रिंग ट्रिंग करके पूरे कमरे में लुढ़कता रहता, उसको मैं किलकारी मारते देखा करती थी। लेकिन जो आवाज़ मुझको सबसे ज़्यादा पसंद थी वो थी माँ के पायल की रुंझुन, क्योंकि उसका मतलब था कि माँ कहीं आसपास ही थी। हर बच्चे के लिए इससे बड़ी आश्वस्ति और कुछ नहीं होती, लेकिन शायद मेरे लिए ये कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होगी, क्योंकि एल्बम की फ़ोटोओं में मेरा चेहरा दिखना मुश्किल था। हर फोटो में मैं तो माँ की साड़ी के पल्लू के पीछे मुंह में उंगली डाले खड़ी होती थी। मेरे लिए पूरी दुनिया में माँ की गोद से बेहतर जगह और उनके सीने से लगकर उनकी धक धक सुनने से बेहतर कोई काम नहीं था। मैंने उसी छन छन की दिशा में माँ को देखने के लिए करवट लेना, घुटने के बल रेंगना और फिर डगमगाते हुए चलना सीखा था। इसी तरह मेरी दुनिया का केंद्र बस माँ बनती चली गई। क्योंकि पापा मेरे साथ वक्त बहुत कम ही बिता पाते थे, मैंने नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। सुबह आंखें खोलने से रात पलकें बोझिल होने तक मुझे घर में सारे काम तेजी से निपटाती, चकर घिन्नी सी घूमती बस माँ ही दिखाई पड़ा करती थी। उनके माथे की बिंदी ज्यादातर टेढ़ी ही लगती थी, साड़ी भी लटकी झटकी होती थी, उनकी चूड़ियां उनके कपड़ों के रंग से अलग होती थीं, उनके लंबे बाल भी अक्सर ठीक से सुलझ नहीं पाते थे। लेकिन न तो घर की और न ही हमारी कोई भी जरूरत अधूरी रह पाती। माँ की वजह से मेरी चोटियां सबसे अच्छी गुंधी होती और मेरा होमवर्क भी हमेशा कंप्लीट होता। स्पोर्ट्स डे पर रेस में दौड़ते वक्त मैं मुड़कर जरूर देखती और हमेशा माँ आगे ही बैठी होती। मुझे जीतते देखकर वो बहुत खुश होती थी। फिर मैं शायद 6 साल की रही होंगी जब मुझे कभी कभी लगने लगा कि माँ की मुस्कुराहट के पीछे उदासी छिपी हुई थी। अक्सर वो बस यूं ही चुपचाप बैठी रहती, कहीं दूर उनकी निगाहें टिकी होती। कभी कभार वो स्टोर में रखा ट्रंक खोलकर खूब मोटी मोटी किताबें निकालती और उन पर वैसे ही हाथ फिराती जैसे मेरे सर पर फिराया करती थी। लेकिन फिर उनकी आंखों से चंद बूंदें क्यों टपक पड़ती, ये मेरी समझ में नहीं आता था। बस मैं ट्रंक का भारी भरकम ढक्कन पकड़ के खड़ी रहती और वो सारी किताबें वापस उसमें सजाकर बंद कर देती। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो माँ को बदलने लगा था। 6 या 7 साल की रही होंगी, लेकिन लाड़ प्यार में जितनी बिगड़ी हुई थी उसके सामने उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। एक शाम माँ ने मुझको गोद में बिठाकर कहा था, क्यों गुड़िया, माँ अगर जॉब कर ले तो मुझसे पूछा जाना। मुझे खुश कर गया। मैंने खूब सारी बार हाँ में सर हिला दिया। अब वो ज़्यादातर गुनगुनाया करती और अपने ट्रंक से किताबें निकालकर अलमारी में सजाया करती। उनके लंबे बाल जूड़े में बंधने लगे थे और वो सुंदर सुंदर साड़ियाँ करीने से लपेट कर, उसी रंग की चूड़ियाँ माला पहनकर, ड्रेसिंग टेबल पर रखी रंगीन बिंदियों वाले गोल डब्बे से माथे पर एक लंबा सा टीका लगाकर, ऊंची एड़ी वाली सुनहरी सैंडल पहनकर मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा शर्माती हुई हमारे सामने खड़ी हो जाती तो पिताजी तो कुछ बोल ही नहीं पाते, बस हौले से उनका हाथ थाम लेते। लेकिन मैं बस टुकुर टुकुर देखती। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उनमें अपनी उस माँ को तलाशती जिनकी गोद में मैं उचक के चढ़ जाती और पल्लू से मलाई की मूछें पोंछ लेती थी। लेकिन अब वो हौले से मुझको हटा के कहती, रुक जा गुड़िया, कपड़े बदल लूं पहले। उसके बाद भी वो पहले वाली माँ कहाँ हो पाती थी। अब उनको बड़े सारे काम रहते। वो रोज तैयार होकर जल्दी जाती और देर शाम वापस आती। हालांकि मेरी यूनिफॉर्म अब भी वही प्रेस करती थी, मेरा होमवर्क भी करवाती थी, लेकिन अब उनके पास मेरी दिन भर की चटर पटर सुनने का वक्त नहीं था। फिर एक सुबह मेरे पेट में हल्का दर्द हुआ।
पिताजी ने झट मुझको दवा पिलाई, लेकिन माँ ने अपने बैग को मेज़ पे रखा और मेरे पास बैठ गई। कॉलेज नहीं गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो ये आए दिन की बात हो गई। इधर माँ के निकलने का वक्त होता और उधर कभी मेरे अचानक सर दर्द हो जाता, कभी कान में पानी चला जाता। पड़ोस वाली काकी माँ से कहती कि वो मेरी देखभाल कर लेंगी। पिताजी भी खूब समझाते, लेकिन माँ मुझको छोड़कर जाने से मना कर देती। मैं अपनी मुस्कुराहट छुपाने को करवट लेकर उनकी गोद में मुंह छुपा लेती। और फिर एक दिन आया जब माँ ने अपनी सारी किताबें ट्रंक में वापस रख दी और कलफ लगी खूबसूरत साड़ियाँ वापस हैंगर में टांग दी। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी कभार जब मैं रात को पानी पीने उठती तो उन्हें अपना नया वाला बैग गोद में रखे बैठे हुए खिड़की के बाहर कहीं टकटकी लगाए देखती। लेकिन उनके दिल को मैं समझ नहीं सकी। शायद मैं तब ना समझ थी, लेकिन मैं तब भी कहाँ समझी जब मुझको अपनी नालायकी और खुदगर्जी का एहसास हो जाना चाहिए था। तब भी नहीं जब मैं रुचि जितनी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसी उम्र में तो मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया था। अब सोचती हूँ तो खुद से नाराजगी होती है कि कैसे हम उन रिश्तों का फायदा उठाते चले जाते हैं जिन्होंने न तो कभी एहसान जताया और न ही बदले में हमसे कुछ चाहा। शर्मिंदगी होती है कि कैसे उस बेपरवाह उम्र में बस अपनी सोच ही सही लगती थी। आज कैंटीन में बड़ा टेस्टी खाना खाया कहकर घर में परोसी थाली को नजरअंदाज कर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी कभार जब वो पूछती, और बता गुड़िया आज क्या हुआ तेरे स्कूल में, तो मुझे लगता माँ क्या और कितना समझ पाएंगी, और मैं बुदबुदा देती, कुछ खास नहीं हुआ माँ। लेकिन एक बार कुछ खास हुआ तो सही। क्लास 8 में हम बच्चों को स्कूल की प्रदर्शनी के लिए कुछ न कुछ खास बना के ले जाना था। ये सुनकर माँ की आंखों में जो चमक आ गई थी ये मैं देख नहीं पाई, पर यह जरूर देखा कि एक लंबे अरसे बाद वो एक बार फिर से गुनगुना रही थीं। एक प्लास्टिक के छल्ले में उन्होंने सफ़ेद सूत की 4 रस्सियां पिरो दी थीं, जिसके 4-4 हिस्से किए हुए थे। फिर एक एक हिस्से में वो ख़ास तरह की मैक्रम गांठें लगाती जा रही थीं। पूरा जोर लगता तब जाके एक चौकोर गांठ कसती थी। ये बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ज़रा सी गलती होने पर उन्हें पूरा खोलना पड़ता। बीच बीच में लकड़ी के लाल, नीले, हरे, पीले रंगों के मोती भी वो बारी बारी से पिरोती जा रही थीं। अगले दिन उनकी हथेलियां देखकर मैं सिहर गई। रस्सी की लगातार रगड़ से उनकी हथेलियां छिल गई थीं। मलहम लगाते हुए मैंने कहा, रहने दो ना माँ, हम लोग भी चल के कुछ खरीद लेते हैं ना, आप परेशान मत हो। लेकिन मैक्रम की उन जबरदस्त गांठों में और फ्रेम जुड़ते चले गए और खूब सारे मोती भी। फिर अगले दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो माँ ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और चहकते हुए बोली, ये देख गुड़िया, तेरा रुंझुन कैसा है। मैंने देखा उनके हाथ में वही चौकोर गांठों वाली रंग बिरंगे बीड्स यानी मोतियों को गूंथे सफेद रंग की वही गोल मोल कुछ घुमावदार कलाकृति थी। तभी उन्होंने उसको हौले से हिला दिया और मैं चौंक पड़ी। नीचे उसमें छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थीं जो बज उठी थीं। तो ये विंड चाइम था। जल तरंग जैसी आवाज सुनकर एक बारगी मैं भी मुस्कुरा दी, लेकिन फिर मेरा मुंह लटक गया। ये रीना की चूड़ियों से बनी गुड़िया जैसी ग्लैमरस नहीं थी और न ही रवि की वॉल हैंगिंग सी चिकनी। माँ अभी भी मेरी तरफ यूं देख रही थी मानो मैं 11 साल की भूमिका अवस्थी नहीं, किलकारी भरने वाली 11 महीने की उनकी गुड़िया ही हूं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, कैसे कहूं। पल गुजरते गए। मेरे जवाब के इंतजार में माँ वैसे ही खड़ी थी, अपने हाथ में रुंझुन थामे। बस अब उनके चेहरे की थकान मुस्कुराहट को ढकने लगी थी। घंटियों की धीमी आवाज जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। मुझे याद नहीं, पर वहां से जाने से पहले मैंने कुछ बुदबुदाया था। माँ, ऐसा है, वो मैंने तीलियों से बनी साइकिल देखी थी ना, आप बस वही खरीदवा दो। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में वापस आई थी तो न वहां विंड चाइम थी और न ही माँ। स्टोर की तरफ से आहट आई तो मैं उधर बढ़ गई। माँ उस रुंझुन को ट्रंक में ठूंसती हुई भीगी आंखों को चुरा के पोंछती जा रही थी।
फिर जब वो वापस लौटी तो बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ अचकचा गई, कुछ तो गड़बड़ थी। माँ को इस तरह से खामोश तो बस एक बार, तभी अपने बचपन में ही देखा था, वरना हमेशा तो वो मुझको नॉर्मल और मजबूत ही नजर आई थी। खुश हुई तो खिलखिला दी और नाराज हुई तो झाड़ दिया। मुझे बेहद लाड़ करने वाली पर बिना बताए राखी के घर चले जाने पर जोरदार डांट लगाने वाली माँ। उनका यूं खामोश हो जाना मेरी समझ में नहीं आया था। हालांकि जब वो फौरन ही बाजार जाके वो तीलियों से बनी साइकिल खरीद लाई तो मुझे लगा कि सब ठीक है, जबकि ऐसा था नहीं। और ये बात सालों बाद मुझे आज समझ आई जब मेरी बेटी ने नादानी में मुझे वही चोट पहुंचाई। हमारे बेहद करीबी रिश्ते भी कभी कभार हमको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो कभी बेपरवाही में हम खुद ही अपने से बिना शर्त प्यार करने वालों का अनजाने में ही दिल तोड़ जाते हैं और उस वक्त उसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन जब वैसे ही खुद का दिल टूटता है तो असल दर्द की टीस उठती है। और इतनी देर सोचते सोचते अब मुझे यकीन हो चला था कि बड़े होने पर रुचि भी ये समझ जाएगी जैसे माँ तब समझ गई होंगी। उनका ख्याल अचानक मेरे होठों पर मुस्कुराहट लाया और आंखें नम कर गया। आज पहली बार मैं उनको समझ पा रही थी, उनके नजदीक खुद को महसूस कर रही थी। मेरा मन उनसे ढेर सारी बातें करने का होने लगा था। जी कर रहा था कि उनके गले में बाहें डालकर उन्हें मना लूं और वो विंड चाइम, वो रुनझुन ले आऊं। उसकी घंटियों की छन छन में अपने लिए कोई रास्ता तलाश लूं। आज रुचि के प्रोजेक्ट के बहाने मेरा पढ़ाई का जुनून फिर जाग उठा था। अभी देर नहीं हुई थी। मुझे यह भी समझना था कि रुचि की अपनी भी जिंदगी थी, पर अब मुझे उसी में अपनी जिंदगी नहीं तलाशते रहना था, बल्कि अपने लिए भी कुछ करना था। खुद को भी इंपॉर्टेंस देनी थी। लेकिन सबसे पहले मुझे माँ से मिलना था। तभी बाहर से रुचि की आवाज आई, मम्मा कहाँ हो? मैंने चौंक के देखा, अंधेरा घिराया था, यानी मैं दोपहर से ऐसे ही बैठी हुई थी। उठकर लाइट जलाते हुए मैं बाहर निकल आई। जल्दी जल्दी रुचि के लिए स्नैक्स बनाकर और उसका फेवरेट शेक लेकर मैं जब तक उसके पास पहुंची तब तक वो 2-3 बार मुझे और बुला चुकी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए वो बोली, एक्चुअली मामा ये तो डिफरेंट है, नॉट बैड। मैं भी मुस्कुरा दी, अरे जाने दे उसको। अच्छा सुन, 2 दिन मेरे बिना मैनेज कर लेगी ना? उसने चौंक के मेरी ओर देखा। मैंने उसके सर पे हाथ फिराया। रुचि बेटा, नानी से मिलने का बहुत मन हो रहा है, और हाँ, उनसे एक खास चीज भी तो लानी है। रुचि मानो फिर से छोटी बच्ची बन गई। चेहरे पे उसके भोलापन उतर आया। एक्साइटमेंट में उसने पूछा, क्या मम्मा, कुछ मेरे लिए लाओगी ना? मैंने उसका माथा चूमते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए। मुझे पता था कि अभी उसे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन वो खुद जान जाएगी। फिलहाल तो मुझे बस मां के पास जाना था। बस इतनी सी थी ये कहानी।